डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन को थोड़ा सा आज अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द मेन पॉइंट ऑफ व्यू। एक अच्छा सा वे फॉरवर्ड, मेजर्स, रीजंस बिहाइंड द लैंड डिग्रेडेशन, थोड़ा सा हम इसमें खुद को आज इंडल्ज करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड नो अबाउट द बन्नी ग्रासलैंड। तो बन्नी ग्रासलैंड्स आर इन कच्छ, गुजरात। बन्नी grasslands for the past 30 years, for the past 30 years, they basically have degraded to a significant extent, largely because of an invasive species. तो क्योंकि इस ग्रासलैंड में एक इन्वेजिव स्पीशी आ गई जिसने आउटनंबर कर दिया दी प्रेजेंस ऑफ द इंडिजीनियस स्पीशी। तो यहाँ की जो इंडिजीनियस स्पीशीज है वो आइडेंटिफाइड नहीं है एज ऑफ नाउ। लार्जली यहाँ पे खरियोल नाम की एक ग्रास होती है, बाकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है यहाँ पे ग्रास की, लेकिन जो एक इन्वेजिव स्पीशी आई विच वॉज प्रोस्पोसिस जूलिफोरा, सॉरी प्रोसोपिस जूलिफोरा। तो ये एक इन्वेसिव स्पीशी आई एंड इट टुडे कवर्स नियरली अराउंड 54% ऑफ द बर्नी ग्रासलैंड। सो जो पेस्ट्रोलिस्ट थे, जो लोकल कम्युनिटीज थी, which were highly dependent upon these grasslands, now they have started to lose the livelihood opportunities because they used to go there for their livestock to graze the land and so on. तो अब उनको grazing fields available नहीं है, so grazing field available नहीं है तो livestock maintain करना difficult है, livestock maintain नहीं कर पाएंगे तो अपनी livelihood maintain नहीं कर पाएंगे। So what the thing has been observed for the past 5 to 10 years is that the community participation in the restoration of this degraded land has helped a lot. ये जो local community है, मालधारी community, जो वहाँ के local pastoralists हैं in the Kutch area, they themselves have come up with their traditional knowledge systems, with their inherited knowledge base to revive the lost land to this invasive species, that is the Julifora. तो क्योंकि एक कम्युनिटी अपने ट्रेडिशनल नॉलेज का एप्लीकेशन इट डज इन अ मच बेटर वे देन द थिंग getting controlled by the governments. So this is why we should trust and empower the community-based restoration of the lands further in our country. तो ये जो बन्नी रेस्टोरेशन है, जो बन्नी ग्रासलैंड्स का रेस्टोरेशन है, इसे आप केस स्टडी की तरह यूज करेंगे, एग्जाम्पल की तरह यूज करेंगे। अब कहाँ यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं वापस आता हूँ लैंड डिग्रेडेशन के टॉपिक पे। तो देखिए लैंड डिग्रेडेशन है ना 2019 से न्यूज में बना हुआ है। रीजन बीइंग 2019 में यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन, दैट इज UNCCD, जो 1994 में इफेक्ट में आया था। ये बेसिकली जो कन्वेंशन है दिस इज लीगली बाइंडिंग एंड इंडिया इज पार्टी टू दिस कन्वेंशन। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ समिट। तो अर्थ समिट का प्रोडक्ट है ये, जिसमें कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की भी बात हुई थी, CBD कन्वेंशन जिसको आप बोलते हैं, CBD कन्वेंशन, UNCCD, these are all the products of the Earth Summit. So it came into effect in 1994 and India is party to it, and it has a single agenda of combating the desertification as the name suggests. तो ये लैंड डिग्रेडेशन हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, लैंड मैनेजमेंट हो गया, इसके रिगार्डिंग ये गाइडलाइंस इशू करता है, रिकमेंडेशंस देता है, टारगेट्स अचीव करता है, कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करता है एंड सो ऑन। तो 2019 में इंडिया ने चेयर करा था COP14 की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग, एंड देयर इंडिया एनहांस्ड इट्स टारगेट विद रिस्पेक्ट टू द लैंड डिग्रेडेशन फ्रॉम 21 million hectares of the land that previously was our target to be restored by 2030 to 26 million hectares of land by 2030. तो हमने अपना टारगेट रिवाइज करा एंड नाउ वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट टारगेट सेट इन द एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट, जो बोलता है कि हमें 26 मिलियन हेक्टेयर्स की लैंड को रीस्टोर करना है by 2030, and by doing this
we would be achieving land neutrality. So land neutrality मैंने वो कुछ ही टाइम पहले बताया था that it is the concept wherein you arrest land degradation and you start restoring land, then the land which is degrading. तो लैंड डिग्रेडेशन का जो पेस है, जिस पेस के साथ लैंड डिग्रेड हो रही है, उस पेस को आप अरेस्ट करते हो, स्लो करते हो, and the pace with which you are restoring the land, you increase it. So basically you are reversing the entire phenomena of land degradation. So that point is called as land neutrality. So 2030 में इंडिया ने कमिट करा कि we will be at that point which will be called as land neutrality. जितनी लैंड डिग्रेड हो रही है उससे ज्यादा हम रिस्टोर करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. इसके साथ साथ इंडिया के कुछ और भी टारगेट्स हैं, ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं. लाइक पेरिस एग्रीमेंट में हमारे कमिटमेंट है दैट वी हैव टू क्रिएट एडिशनल 2.5 to 3 बिलियन टन्स इक्विवेलेंट कार्बन सिंक्स, है ना. फिर इंडिया का एक और टारगेट है विच सेज दैट वी विल enhance the forest cover in India to cover 33% of the India's territorial land. अभी कितना फॉरेस्ट कवर है इंडिया में? तो इंडिया में अभी फॉरेस्ट कवर है 21%. इसमें अगर मैं ट्री कवर ऐड कर दूं तो ये हो जाता है 24.5% के अराउंड. तो हमारा टारगेट है इसको 33% अचीव करना बाय 2030. तो ये कुछ मल्टीपल टारगेट्स हैं इंडिया के, जो इंडिया के ग्लोबल कमिटमेंट्स में भी आप काउंट कर सकते हैं. कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात कर सकते हैं. ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो होते हैं ये 25% दे आर रिलेटेड टू सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन. अब लैंड डिग्रेडेशन से ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैसे हो रहा है? सो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. बेसिकली क्योंकि लैंड डिग्रेड हो गई तो वहां पे उस लैंड पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, कार्बन सिंक्स क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं. तो ग्रीन हाउस गैस इज एक्स्ट्रा इन द एटमॉस्फेयर विच कुड हैव बीन एब्सॉर्ब्ड if the land had not been degraded. ये कॉन्सेप्ट समझे आप? अगर लैंड डिग्रेड नहीं होती तो वहां पे फॉरेस्ट होता, एग्रीकल्चर फील्ड होती, कुछ तो होता, तो वो शायद कार्बन को सिक्वेस्टर करता, एब्सॉर्ब करता और ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होता. क्योंकि लैंड डिग्रेड हो गई है तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन मेंटेन्ड है, उसको आप कैप्चर नहीं कर पाए, एलिमिनेट नहीं कर पाए. 25% सॉइल इरोशन के कारण, लैंड डिग्रेडेशन के कारण ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, which then further lead to global warming and climate change and related things जो हमें पता है. ओके, इंडिया रिलेटेड फैक्ट्स की मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी. ऑलमोस्ट 30% ऑफ द इंडियाज लैंड has been degraded. इंडिया की 30% लैंड जो है वो डिग्रेड हो चुकी है. क्योंकि ये 30% लैंड डिग्रेड हो चुकी है तो इसको अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में समझने की कोशिश करें, सो वी आर इंकरिंग लॉस ऑफ अराउंड 2.5% ऑफ द जीडीपी पर ईयर. Why? Because the 30% of the land which has been degraded, we are unable to employ it to some use. तो हम इसको किसी भी काम में नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमें 2.5% जीडीपी का हर साल नुकसान हो रहा है. इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? सो व्हाट बेसिकली नाउ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज व्हाट बेसिकली हैपेंस बिकॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन या डेजर्टिफिकेशन. क्या होता है उससे? सो द मेजर थिंग्स दैट हैपन आर हंगर, पॉवर्टी, आउट माइग्रेशन. लोग वहां से बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे. They will go to the places where there is availability of water. They will go to the places where there is availability of the grass for their livestock, for where there is employment, right? So they will move out from the place. Poverty होगी, hunger होगा, out migration होगा, और क्या होगा? Climate change impact gets magnified in the place where the land has been degraded because you do not have the adaptive measures out there. जहां पे पानी नहीं है, अगर बुंदेलखंड रीजन ले लीजिए इंडिया का फॉर एन एग्जांपल. सो दैट रीजन हैज मोस्ट ऑफ इट्स लैंड
either desertified or degraded. So also there is unavailability of water. अगर एक भी मॉनसून स्किप होता है, अगर एक भी मॉनसून डेफिशिट चला जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ द एल नीनो काइंड ऑफ इवेंट्स और समथिंग लाइक दैट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण मॉनसून कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इन एन एडवर्स मैनर. So what will happen to that region, Bundelkhand region? Will it not experience drought of an extreme level? Now, why there will be a drought of extreme level? Because drought is a subjective thing. Drought is how you perceive the drought to be. ड्रॉट हर रीजन में अलग अलग हो सकती है. एक मॉनसून डेफिशिट होने के कारण पंजाब हरियाणा को फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे हैव वेल एस्टैब्लिश्ड इरिगेशन सिस्टम, दे हैव द अदर रिसोर्सेज and they can rely on all those resources and easily can manage the drought which is a disaster. तो उन्होंने अडेप्ट कर लिया. लेकिन बुंदेलखंड में क्या होगा? There are people out there will not be in a position to adapt to that drought. So what you will say that climate change had its impact on the Bundelkhand region in a magnified manner. So that is why I am saying that wherever the land is degraded, the impact of climate change is magnified. So climate change here slaps the entire region and the community in a more stronger manner. तो ये हो गए कुछ आपके साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इम्प्लीकेशंस ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन. इसके अलावा और क्या हो जाएंगे? तो इकोनॉमी लॉस हो जाएगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. ये सारे पॉइंट्स आपके पास हैं जो आप लिखेंगे. लेकिन ये चार मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते. पॉवर्टी, हंगर, आउट माइग्रेशन एंड climate change impact will get magnified. Out migration से एक और set of problems create होती हैं and that set is basically the increased burden on a different region which otherwise was doing right or which otherwise was doing fine, but because of this increased burden of the people coming from different region might not perform well in the times ahead. तो एक रीजन जो बहुत अच्छा कर सकता था कर रहा है क्योंकि अब वो ओवर बर्डन हो गया है, ओवर पॉपुलेटेड हो गया है, तो उस पर भी प्रेशर बनेगा, लैंड यूज वहां पे भी चेंज होगा और उससे फिर प्रॉब्लम्स इंक्रीज होंगी. तो आउट माइग्रेशन बहुत ही बड़ा कंसर्न है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन. ठीक है, यस टीना, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एब्सोल्युटली यू आर राइट. जितने पॉइंट्स लिखना है यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे वैलिड है. All these points will come in the effects, adverse implications of desertification or the land degradation. अब बात करते हैं ये होता क्यों. How does land degradation take place, है ना. So मैं आपको यहाँ पे ना दो सेट ऑफ रीजंस दूंगा. एक दूंगा इसरो का. तो इसरो ने एक एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च करा था 2016 में, which was called as the Desertification and Land Degradation Atlas of India 2016. तो उसमें उसने कुछ मेजर रीजंस बताए थे that why India is witnessing land degradation. तो पहले मैं आपको as it is जो इसरो ने यूज किया था अपने एटलस में वो रीजन दे देता हूँ. बट आई फाइंड दोज रीजंस नॉट एग्जॉस्टिव. तो हो सकता है इवेल्युएटर सेटिस्फाई ना हो. इवेल्युएटर क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो इवेल्युएटर आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है कि आप ये लिखोगे, आप इन चीजों को लिंक करोगे. अब इसरो ने वो पॉइंट्स हो सकता है इतना एग्जॉस्टिव ना बनाए हो. इट जस्ट हैड गिवन अ ग्लिम्स ऑफ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड, बट एनीवेज वो पॉइंट आप अपने पास रख सकते हैं. तो पहला पॉइंट जो इसरो बोलता है, ये इसरो के ही वर्ड्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ. फर्स्ट इज वाटर इरोजन. वाटर इरोजन. अब देखिए इवेल्युएटर से प्रॉब्लम क्या होती है ना. अब अगर इवेल्युएटर ने ये नहीं सुना होगा या इवेल्युएटर ने ये रिपोर्ट नहीं देखी होगी, पढ़ी होगी, तो वो वाटर इरोजन देख के पहले ही सोचेगा यार वाटर इरोजन कैसे हो सकता है, मतलब सॉइल इरोजन होता है, वाटर इरोजन की ये क्या बात कर रहा है. जो भी बंदा या बंदी एग्जाम में लिख रहा है आंसर. तो इसी रीजन से मैं कोशिश करता हूं आपको ये बताने की कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो चीजों को और इवेल्युएटर को भी ध्यान में रखो कि हो सकता है कि इवेल्युएटर ने वो रिपोर्ट्स ना पढ़ी हो जो आपने पढ़ी हो.
So treat him like a layman. See that he is a layman, right? तो इसरो पहले बोलता है water erosion. Water erosion is responsible for around 10% of the desertification or the land degradation in India. Water erosion में रीजन क्या है, क्या बात कर रहा है बेसिकली इसरो? तो इसरो बोलता है कि सरफेस वाटर रन ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, टॉप सॉइल जो है वो खत्म हो जाती है. तो दिस लीड्स टू दी 10% ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया. Second, it talks about vegetation degradation. Vegetation degradation. यहाँ पे it talks about deforestation, जिसके कारण vegetation जो है वो degrade हो रहा है. Deforestation, shifting cultivation, जो नॉर्थ ईस्ट नागालैंड वगैरह में प्रैक्टिस किया जाता है. एंड इट टॉक्स अबाउट ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग के कारण भी द वेजिटेशन is degraded, is removed, and so the topsoil is exposed to the vagaries of the climate. तो उसके बाद अगर कोई बारिश आएगी तो वो मिट्टी जो है बह जाएगी, तेज विंड चलेगी तो भी वो मिट्टी जो है वो it will be shifted from one place to the another place, which will again lead to the problem of land degradation. ये भी 10% के अराउंड है. So this problem is also responsible for around 10% of the land degradation. Third thing, it talks about wind erosion. इसको बोलता है वो 5%. So near about 5% of the land degradation in our country is taking place because of the wind erosion. A wind erosion is simple, that is the removal of the topsoil from one piece of land to the another piece of land. And why the wind is able, or where from the capacity of the wind it has got to translocate or to transfer the topsoil, because there is no vegetation, because there is deforestation and something like that. And the fifth reason it talks about is the human settlement. The human settlement को वो responsible मानता है only for around 1%. कि ह्यूमन सेटलमेंट के कारण सिर्फ 1% लैंड डिग्रेडेशन हुआ है. और हियर द मेजर रीजन इज माइनिंग एंड अर्बनाइजेशन. तो ये हो गए इसरो के 5 पॉइंट्स. आप चाहो तो एज इट इज यूज कर लेना, रेफरेंस में लिख देना, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया पब्लिश्ड बाय द इसरो 2016. राइट नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जॉस्टिव पॉइंट्स मोर और लेस यही रहेंगे, थोड़ा सा हम इनको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे. So first we will talk about the unsustainable agricultural practices followed in our country. ठीक है, जो इंडिया स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनको हम काउंटर करेंगे सबसे पहले. तो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के कारण डिग्रेडेशन होता है. अब अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में व्हाट यू कैन टॉक अबाउट, यू कैन टॉक अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न्स followed in our country. You can talk about the fluctuation of agro-based or agro-climate zones-based cropping in our country. That is, we often plant or often see the cropping in our country not suiting the geoclimatical conditions, water-intensive crops being preferred more, and India becoming the net exporter of water through the export of crops like the sugar and rice. अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, राइट? तो ये है अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिनको आप ब्लेम करोगे. सेकेंड, यू कैन टॉक हियर अबाउट पुअर वाटर मैनेजमेंट. तो वाटर मैनेजमेंट में देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स यू कैन टॉक अबाउट. अब यहाँ पे आप इरिगेशन को ब्लेम कर सकते हो कि इंडिया में इरिगेशन इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द कैनाल इरिगेशन सिस्टम. मोर देन 45% ऑफ द इरिगेशन सिस्टम इन आवर कंट्री इज बेस्ड ऑन द कैनाल इरिगेशन. कैनाल इरिगेशन सिस्टम कम्स with its own set of problems, including heavy water loss because of the evaporation. The evaporational loss of water is high in the canal irrigation system. There is more seepage, there is more leakage, there is the problem of siltation, there is the problem of land acquisition. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे इरिगेशन सिस्टम में, है ना. वाटर मैनेजमेंट में एक पॉइंट ये हो गया. फिर वाटर मैनेजमेंट में वापस क्रॉप्स को ब्लेम कर दो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग आप कर रहे हो. फिर वाटर मैनेजमेंट में आप ब्लेम कर दो दैट ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैव नॉट बीन रीस्टोर्ड येट और द गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग अटेंशन टू
the conservation and restoration of the traditional water harvesting system. Traditional water harvesting system याद करो, जल मंदिर, बाउली, कुल, ज़ैबो, ओरानी, ये हमने सब देखे थे, है ना. फिर ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी नहीं है, इसको ब्लेम कर सकते हो. वी आर नॉट बीइंग एबल टू डिप्लॉय द टेक्नोलॉजी ऑन द फील्ड. वी आर अनएबल टू लिंक द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री with that of the agricultural feeds. इसको आप blame कर सकते हो. Then we can again blame the science and technology for not being able to create the cost effective drought resistant seeds, less water intensive seeds. यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ब्लेम करा. फिर ब्लेम करो गवर्नमेंट को कि ये सीड्स जो अवेलेबल है वो फार्मर्स तक नहीं पहुंच पा रही है ना. तो ये सारे प्रॉब्लम्स के कारण क्या हो रहा है, पुअर वाटर मैनेजमेंट हो रहा है. देन यू कैन टॉक अबाउट फॉल्टी लैंड यूज प्रैक्टिसेस. फॉल्टी लैंड यूज प्रैक्टिसेस एज इन एनक्रोचमेंट ऑफ द वेटलैंड्स, है ना. अर्बनाइजेशन विच इज अनप्लान्ड, प्रेशराइज्ड in our country. We do not pay attention to the important ecosystem services which are already in existence, and we start developing or coming up with the hard infrastructure kind of policies like proposed in Lakshadweep. तो लक्षद्वीप को ऐसे यूज करना है, ठीक है. तो फॉल्टी लैंड यूज प्रैक्टिसेस को आप यहाँ पे ब्लेम कर सकते हो. और फॉल्टी लैंड यूज प्रैक्टिसेस में अगेन क्रॉपिंग भी आएगी. अगर क्रॉपिंग ऊपर ड्रॉप नहीं करिए तो क्रॉपिंग यहाँ ड्रॉप कर देना, ठीक है. देन यू कैन टॉक अबाउट डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के साथ क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन पॉइंट के अंदर 2-3 पॉइंट लिख देना. सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है स्लोप का डिस्टेबलाइजेशन. स्लोप डज नॉट, और स्लोप देन इज नॉट एबल टू मेंटेन इट्स इंक्लिनेशन. क्योंकि स्लोप डिस्टेबलाइज होता है तो जो टॉप सॉइल है इट बिकम्स मोर फ्रेजाइल एंड वल्नरेबल टू बी रिमूव्ड इजीली. तो वेजिटेशन कवर भी नहीं है, स्लोप भी डिस्टेबलाइज हो गया है. जैसे ही सरफेस वाटर रन ऑफ होगा या कोई विंड, स्ट्रॉन्ग विंड अगर फ्लो करेगी तो टॉप सॉइल विल इजीली बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, राइट. और डिफॉरेस्टेशन के कारण इकोसिस्टम सर्विसेज भी, वी लूज द इकोसिस्टम सर्विसेज which has direct relation with the climate change, availability of water, replenishment of the water, that is the ground water, soil moisture and so on, है ना. अच्छा, soil moisture की मैंने बात ही नहीं करी. soil moisture भी आप मेंशन कर सकते हैं unsustainable agricultural practices में, that we do not pay much attention towards the conservation of soil moisture and related practices in our country like soil mulching. तो soil moisture भी अगर आप कंटेन कर सको तो वो भी बहुत ज्यादा वाटर प्रिजर्व करेगा और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ आपको लेके जाएगा. Then you can blame urbanization and climate change at last, because natural factors के कारण भी land degrade होती है for sure, है ना. तो नेचुरल फैक्टर्स भी हैं लाइक दी, अब ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग में डेफिनेटली एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हैं और नेचुरल फैक्टर्स भी हैं. तो जो नेचुरल फैक्टर से कारण हो रहा है वी विल बी ब्लेमिंग दोज थिंग्स इन द क्लाइमेट चेंज आउट हियर. So all these reasons are responsible for the land degradation in India. Now let's talk about the way forward. अब जब आप way forward पे आओगे तो what you have to do here is you have to make a flow chart. कैसे बनाओगे? सेंटर में लिखना इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. सेंटर में इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. देन सी, नाउ व्हाट इज वाटरशेड मैनेजमेंट? Watershed management tries to encompass and integrate all the ecological components which are or which neighbor an ecological flow of the river, that is the unit of the river or any unit of water body. तो भले एक रिवर हो, एक रिजर्वॉयर हो, एक पॉन्ड हो, एक वेटलैंड हो, एक यूनिट ऑफ वाटर के अराउंड जो भी नेचर के कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं
इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड दी एनिमल्स, हम सबको इंटीग्रेट करके सोल्यूशन पे आने की बात करते हैं, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज वाटरशेड मैनेजमेंट. सो वी हियर डू नॉट employ the approaches in silos. We do not see a particular problem as an independent problem of that region, whereas we try to include the entire region, जहां पे communities को भी हम include करते हैं, टेक्नोलॉजी को भी हम इंक्लूड करते हैं, नेचर को भी हम इंक्लूड करते हैं, what the effect of such a measure would be upon the flora and fauna, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, and then we come up with a solution. तो इसीलिए इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसपे आप अपने पूरे वे फॉरवर्ड को रेस्ट करवा सकते हो, इसीलिए उसको सेंटर में रख देना. एंड देन टॉक अबाउट कि अब कैसे बात करें क्रॉप मैनेजमेंट की, क्योंकि अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत बड़ा रीजन है. तो क्रॉप मैनेजमेंट यहाँ पे एक वर्ड लिख देना, फिर एक नीचे वर्ड लिख देना वाटर मैनेजमेंट, कि वाटर मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड then talk about land management, कि land management भी तो बहुत बड़ी problem है, and all these things you will find are basically related to integrated watershed management. तो अब जब हम crop management की बात करते हैं, the points that you can talk here about are dry land farming को आप promote करो इंडिया में. क्यों promote करो? Because you already know that more than 50% of the net zone area in our country is rain fed. और अगर मैं लैंड की बात करूं तो मोर देन 70% ऑफ द इंडियाज लैंड इज रेन फेड, टोटली डिपेंडेंट अपॉन द रेन वाटर, राइट? सो यू शुड प्रमोट इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर ड्राई लैंड फार्मिंग. अब ड्राई लैंड फार्मिंग से क्या होगा? द फार्मिंग वुड बी सस्टेनेबल, इनकम ऑफ फार्मर वुड बी सिक्योर, you basically are providing a kind of insurance to the farmer by advising him that go for the dry land crops like jatropha, mahua, जिससे आप बायोडीजल भी लेटर ऑन क्रिएट कर सकते हो, है ना? तो जो रीजन्स वल्नरेबल हैं लाइक बुंदेलखंड, लाइक विदर्भ, है ना, इनफैक्ट हरियाणा पंजाब जो वेस्टर्न एरिया है, नॉर्थ वेस्ट पॉकेट है इंडिया की, दैट ऑल्सो इज वाटर डेफिशिएंट. अगर वहां पे इरिगेशन सिस्टम हटा दो तो इट इज वाटर डेफिशिएंट. तो इन सारे रीजन्स में यू शुड बेसिकली प्रमोट ड्राई लैंड फार्मिंग. न्यूट्री सीरियल्स क्रॉप्स को आपको प्रमोट करना चाहिए, मिलेट्स को प्रमोट करना चाहिए, पल्सेस को प्रमोट करना चाहिए. तो इससे आप लैंड डिग्रेडेशन भी सेव कर रहे हो, वो भी आप अवॉइड कर रहे हो, इंडिया की फूड बास्केट को भी आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो. Your excessive reliance on the water-intensive crops like that of sugar and rice, which ultimately are making you the net exporter of water, वो भी आप प्रिवेंट कर रहे हो, है ना? जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इंडिया में उसको भी आप ओवरकम कर रहे हो, बिकॉज यू आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द प्रोटीन रिच काइंड ऑफ क्रॉप्स. और एमएसपी सिस्टम भी धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? ऑल दीज थिंग्स यू कैन हियर टॉक अबाउट, राइट? तो क्रॉप मैनेजमेंट में ड्राई लैंड फार्मिंग इज द फर्स्ट थिंग. देन सेकेंड यू विल हियर टॉक अबाउट द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बेस्ड क्रॉपिंग, जहां पे जो क्रॉप उगाना चाहिए वहां पे वही क्रॉप उगाया जाए, एंड अकॉर्डिंगली रैशनलाइज द पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, टू द फार्मर्स, अनलाइक द प्रेजेंट एमएसपी स्कीम. ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको बहुत सिंपल है, ये हो गया. Then you can here talk about the concepts of silvopasture. तो silvopasture आप इंडिया में प्रमोट कर सकते हो. silvopasture is coming up with the mix of forest along with the vegetation. तो अगर एक piece of land है आपके पास, तो उस piece of land में आप forest, एक trees भी लगा सकते हो और बीच में आप अपने क्रॉप्स लगा सकते हैं. तो उससे फायदा क्या हुआ? देखिए, ये लैंड है आपकी, तो लैंड के आपने बॉर्डर्स पे लगा दिए पेड़ और बीच में आपने क्रॉप्स लगा दिए. तो दीज ट्रीज विल एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट, विल एक्ट एज अ विंड ब्रेकर. तो इफ देयर इज wind disaster or if a strong wind is flowing, so that wind won't be able to cause damage to the soil. उससे soil erosion उतना significant शायद ना हो. Also, second benefit, it will promote
the extra income to the farmer, because वो जो फॉरेस्ट है, जो पेड़ लगाता है, उससे कोई भी इनकम उसको मिलेगी. आम का पेड़ हो सकता है, किसी और फल का पेड़ हो सकता है. तो टोटली डिपेंड्स क्या रीजन है, क्या पेड़ वहां पे लगाया जा सकता है ना. सॉइल भी रिच होगी बिकॉज यू इन अ वे यू आर प्रोमोटिंग हियर सॉइल डाइवर्सिफिकेशन, सॉरी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. आप मोनोक्रॉपिंग नहीं कर रहे हो, तो मोनोक्रॉपिंग नहीं कर रहे हो तो सॉइल प्रोटेक्टेड है. अल्टीमेट थिंग इज यू हैव टू प्रोटेक्ट द सॉइल. सॉइल बची रहनी चाहिए. सॉइल बची रहेगी तो वेजिटेशन रहेगा. वेजिटेशन है तो लाइव स्टॉक है, कम्युनिटीज है, एंड द थिंग्स विल बी गोइंग ऑन. लेकिन अगर सॉइल खराब हो गई तो लैंड डिग्रेडेशन होगा. लैंड डिग्रेडेशन होगा फिर डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा. तो ये चीज को समझो आप कि सॉइल को प्रोटेक्ट करना है. अब सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर दो, मोनोक्रॉपिंग को प्रमोट मत करो, है ना. एग्रो क्लाइमेट बेस्ड क्रॉपिंग को प्रमोट करो, रैशनलाइज करो पॉलिसीज को, एक्सेट्रा. ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे बात करोगे. क्रॉप मैनेजमेंट, सिल्वो पैस्चर आप ड्रॉप कर देना वर्ड, है ना. अब हम आते हैं वाटर मैनेजमेंट में. तो वाटर मैनेजमेंट में द फर्स्ट पॉइंट दैट यू कैन टॉक अबाउट इज ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में गवर्नमेंट स्कीम में हमने पढ़ा था. ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, इसको प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजी से करना है, फार्मर की नॉलेज अवेयरनेस को एनहांस करके करना है ना. तो ये आप पॉइंट ड्रॉप करोगे. पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कॉन्सेप्ट आप ड्रॉप करोगे बिकॉज इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एनहांसमेंट ऑफ or increasing water use efficiency. Third, you will here talk about revival, repair, restore and reconstruct the traditional water harvesting systems. तो जो रेन वाटर है उसको आप कंजर्व करो, पूरा नेटवर्क बनाओ वाटर का, एक सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस को आप यहाँ पे डेवलप करो, राइट. तो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कैसे रिपेयर करोगे, रिस्टोर करोगे और रिकंस्ट्रक्ट करोगे वो बताओ. और कुछ एग्जांपल लिख देना. जल मंदिर हो गया, कोल हो गए हिमाचल के, जैबो हो गया नागालैंड का, ओरानी हो गया अपना इधर तमिलनाडु का, राइट. तो कोई भी जो भी एग्जांपल याद आए वो लिख देना. बॉडी हो गया जो चलता है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में भी है, वो लिख सकते हो, राइट. तो ये एग्जांपल्स ड्रॉप कर देना ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. Then talk here about the conservation of the natural water reservoirs, including wetlands. So how you can come up with the restoration and conservation of the natural water bodies, including wetlands. तो वेटलैंड्स का इंक्रोचमेंट कम से कम हो, इन सारी चीजों की आज हमें बात करोगे, कैसे उनको रिस्टोर किया जा सके, राइट. देन लेट्स कम ऑन टू द लैंड मैनेजमेंट. लैंड कैसे मैनेज करें. तो लैंड मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंड यूज प्लानिंग का. अगर आप एक शहर बसाने की बात करते हो ऑन अ वेटलैंड एरिया तो ऑब्वियसली लैंड डिग्रेडेशन होगा. तो दिस इज अ लैंड यूज फॉल्टी लैंड यूज प्लानिंग. तो द लैंड यूज प्लानिंग शुड बी साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड. पॉइंट नंबर 1. लैंड यूज प्लानिंग शुड ऑल्सो बी पार्टिसिपेटिव एंड इंक्लूसिव. मतलब जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको आप डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करो बिकॉज दे नो वेल अबाउट द रीजन, अबाउट द क्लाइमेट देन द पॉलिसी मेकर्स हु हैव कम फ्यू इयर्स अगो. तो लैंड यूज प्लानिंग में ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी है. एक साइंटिफिक हो, एविडेंस बेस्ड हो, और दूसरी पार्टिसिपेटिव हो और इंक्लूसिव. ठीक है. तो लैंड यूज प्लानिंग एक पहली चीज जो आप लैंड मैनेजमेंट में बात करोगे. सेकेंड, फिर हम सॉइल की बात करते हैं बिकॉज सॉइल इज पार्ट ऑफ लैंड. सो हियर वी विल टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ साइंटिफिक कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर. तो सॉइल मॉइस्चर को कैसे रिटेन किया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जा सकता है अमंग द फार्मर्स. तो सॉइल को आपको प्रोटेक्ट करना है. अब सॉइल इरोजन के कितने रीजंस हैं. डिफॉरेस्टेशन है तो स्लोप डिस्टेबलाइज हो गया. So you have to arrest slope destabilization. You have to correct the slopes which have been destabilized. ये सारे लैंड मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ. तो अफॉरेस्टेशन ये आप लैंड मैनेजमेंट में बात करोगे. लैंड यूज प्लानिंग आप लैंड मैनेजमेंट में बात करोगे. सॉइल मॉइस्चर का रिटेंशन,
प्रमोशन ऑफ द सॉइल मॉइस्चर टेक्नोलॉजीज, लैंड मैनेजमेंट में आप बात करोगे, है ना. So all these things will come under the land management. अच्छा, एक चीज और, लैंड मैनेजमेंट में यू कैन टॉक अबाउट क्रिएशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स और द विंड ब्रेकर्स. जो हमने क्रॉप मैनेजमेंट में बात करी सिल्वो पैस्चर की, वो इंडिविजुअल फार्म लेवल पे करी है. जो गवर्नमेंट करेगी वो एक कम्युनिटी लेवल पे करेगी. द एरियाज विच आर प्रोन टू हाई और स्ट्रॉन्गर विंड्स, वहां पे गवर्नमेंट शेल्टर बेल्ट्स क्रिएट कर सकती है ना. तो फार्मर की जो लैंड है उसकी सॉइल रिटेन रहेगी. विंड इरोजन के कारण जो इसरो बोलता है कि 5% रिस्पॉन्सिबल है, वो फैक्टर आप एटेन्यूएट कर सकते हो, कम कर सकते हो. तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू क्रिएट द विंड ब्रेकर्स, राइट. यहाँ पे कुछ डाउट, स्लोप स्टेबलाइजेशन जरूर मेंशन करना, बहुत बड़ा फैक्टर है लैंड मैनेजमेंट का. अब ये हो गए हमारे इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट्स और पूरा वे फॉरवर्ड. अब हमें लिखना है कुछ एग्जांपल्स. तो हम लिखेंगे एक बन्नी का एग्जांपल. बन्नी ग्रासलैंड कच्छ में कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से रिस्टोर किया. ये चाहो तो लैंड यूज प्लानिंग को पार्टिसिपेटिव और इंक्लूसिव बनाने वाला जो पॉइंट है, उसमें भी एज एन एग्जांपल लिख सकते हो कि कैसे वहां के लोकल मालदारीज ने ये शोकेस करा है दैट what is the importance of the traditional knowledge base and how you have to not only collect the traditional knowledge but create a network of traditional knowledge base, right. Then you can also give here the example of Nisi community of Arunachal Pradesh. Nisi tribal community hai of Arunachal Pradesh, which basically were the hunters of the hornbill. Hornbill एक bird का नाम सुना होगा आपने. स्टेट बर्ड भी है, नागालैंड की आई थिंक स्टेट बर्ड है, नॉट श्योर, नागालैंड की है, चेक कर लेना शायद. तो अरुणाचल में इसको हंट किया जाता था फॉर इट्स बीक, फॉर इट्स फ्लैश एक्सेट्रा. से ऑयल भी निकाला जाता था, तो इसको हंट किया जाता था. तो जब इसका कंजर्वेशन मेजर्स अडॉप्ट किए गए, सो दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हंटिंग डाउन दैट बर्ड बिकेम द प्रोटेक्टर ऑफ द बर्ड. और आज हॉर्नबिल बहुत ही अच्छे से फ्लरिश कर रही है इन द एंटायर अरुणाचल प्रदेश. सो दिस अगेन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मेकिंग द डिसीजंस पार्टिसिपेटिव एंड इंक्लूसिव. कैसे उस कम्युनिटी को इंक्लूड किया गया कंजर्वेशन मेथड में और उस कम्युनिटी ने एक पॉजिटिव रिजल्ट शो करके दिया. सो दिस इज पॉसिबल इन इंडिया. वी ऑलरेडी हैव अ लॉ फॉर दिस which empowers the forest dwellers or the local tribal peoples, which is called as the Forest Rights Act of 2006. So we already have a tool with us. We just have to start using this tool to empower the communities at the ground, because we know now that the power of the traditional knowledge and the relationship, the bond that the community shares with its local region is far greater, and it has the potential to come up with the tangible results than any set of measure which can be taken by the government or any other scientific body. ठीक है, तो ये पूरा आपका यहाँ पे सेटअप रहेगा, फ्रेमवर्क रहेगा ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन हो, लैंड डिग्रेडेशन हो, पॉइंट्स विल बी मोर और लेस सेम, पॉइंट सेम ही चलने वाले. ठीक है. नाइजीरिया का भी एग्जांपल आप दे सकते हो वैसे, क्योंकि नाइजीरिया को यूएनसीसीडी ने ना कुछ सालों पहले अप्रिशिएट किया था फॉर इट्स एफर्ट्स टू सक्सेसफुली रीस्टोर 35% ऑफ इट्स डिग्रेडेड लैंड. तो नाइजीरिया का एग्जांपल आप दे सकते हो कि नाइजीरिया हाउ इट मैनेज टू बेसिकली कम अप विद सेट ऑफ मेजर्स एंड फाइनली इट रीस्टोर्ड एटलीस्ट 35% ऑफ इट्स डिग्रेडेड लैंड. तो अगर कंट्री वाइज एग्जांपल देना तो नाइजीरिया का एग्जांपल आप दे सकते हो, है ना. फॉरेस्ट पॉलिसी भी गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर सकते हो वैसे चाहो तो, यहाँ पे कि फॉरेस्ट कवर जो आप बढ़ाने की बात कर रहे हो उसमें क्वालिटी फॉरेस्ट क्या है. फॉरेस्ट 3 टाइप के होते हैं ना इंडिया में. एक वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया, फिर एक मॉडरेट फॉरेस्ट हो गया, और तीसरा ओपन फॉरेस्ट हो गया. ओपन फॉरेस्ट हो गया 10% डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी. मॉडरेट फॉरेस्ट हो गया 40 से 70% की कैनोपी डेंसिटी, और वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया 70% से ज्यादा की डेंसिटी. मॉडरेट फॉरेस्ट इंडिया में 9% है, ओपन फॉरेस्ट इंडिया में 9% है, और वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3%.
जो आपको बेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देम. In fact, in the northeast India, there is decline in the very dense forest, and you are promoting or you are enhancing the forest cover through the open forest and moderate forest, but not through the very dense forest. So you definitely are increasing the carbon sinks, but you are not paying much attention to the ecosystem services and the role of biodiversity therein. Otherwise, you should have or you could have focused more on the very dense forest. तो ये भी एक पॉलिसी यहाँ पे डिस्टॉर्शन है जो आप हाईलाइट कर सकते हैं. ओके.